डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के 4th चैप्टर रासायनिक बल गतिकी की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता। ये रासायनिक बल गतिकी का पार्ट 3 है। देखिए, जो अभिक्रियाएं हैं दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक तथा जटिल अभिक्रियाएं, एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। प्राथमिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो केवल एक पद में या सरल पद में पूर्ण होती हैं, प्राथमिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी केवल एक ही पद में जो अभिक्रिया संपन्न हो रही है वो आपकी क्या कहला रही है, प्राथमिक या जटिल अभिक्रिया कहला रही है। आपके पास जैसे NO + O3 = NO2 + O2, ऐसी अभिक्रियाएं जो कई पदों में संपन्न होती हैं वे जटिल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उनका प्रत्येक सरल पद प्राथमिक पद कहलाता है। यानी जो एक पद में संपन्न हो गई सरल अभिक्रिया, जो एक से अधिक पद में संपन्न हो रही है वो जटिल अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे पास जटिल अभिक्रिया कुछ उदाहरण हैं, जैसे NO2 + CO = NO + CO2। ये जो रिएक्शन है ये दो पद में संपन्न होती है, जिन्हें जोड़ने पर फाइनल रिएक्शन हमें प्राप्त होती है। यदि हम यार इस रिएक्शन को देखें तो NO2 आपस में क्रिया करके एक NO3 बनाते हैं और एक NO बनाते हैं। अब ये जो NO3 है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करके NO2 और CO2 बना देती है। तो ये दो रिएक्शन हो गई। यदि इनको जोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे कि ये NO3 जो यहाँ है, इन दोनों पार्ट में है NO3, इस फाइनल रिएक्शन में कहीं भी NO3 नहीं है। तो हुआ क्या, NO3 एक माध्यमिक अणु है, ठीक है, जो अभिक्रिया के दौरान बनता तो है लेकिन उत्पाद के रूप में वो प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ नोट है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं की कोटि तथा आणविकता दोनों समान होती हैं। जो प्राथमिक अभिक्रियाएं हैं, जो सिंगल रिएक्शंस हैं, उनकी कोटि और आणविकता दोनों समान होती हैं। यदि किसी अभिक्रिया की कोटि भिन्नात्मक है तो वह अभिक्रिया प्राथमिक नहीं है, क्योंकि आणविकता भिन्नात्मक नहीं होती। ये जो पॉइंट है अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, अब हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में होते क्या हैं। बस आप ये रखिएगा कि सरल अभिक्रिया जो केवल एक पद में संपन्न हो रही है उसके लिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता दोनों समान होती हैं, जबकि जटिल अभिक्रिया के लिए दोनों समान नहीं होती। अब हम बात करेंगे वेग व्यंजक या वेग स्थिरांक, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। माना हमारे पास एक अभिक्रिया है AA BB CC DC। अब इस अभिक्रिया में देखें ABCD जो कैपिटल हैं ये अभिकारक हैं, सॉरी AB जो हैं ये अभिकारक हैं, C और D ये उत्पाद हैं, और यहाँ जो स्मॉल में लिखे हुए हैं ABCD ये रस समीकरणमितीय स्थिरांक या स्टाइक्योमेट्रिक स्थिरांक हैं। स्टाइक्योमेट्रिक स्थिरांक से मतलब ये होता है कि जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वो स्टाइक्योमेट्री उस अभिक्रिया की कहलाती है, ठीक है, या रस समीकरणमितीय स्थिरांक भी इसे कहते हैं, है ना। अब यहाँ प्रायोगिक तौर पर यदि इस अभिक्रिया का वेग निकालना है तो इस अभिक्रिया का वेग, क्योंकि पिछले वीडियो में हो चुका है, वहाँ यदि ये समझ में ना आए तो आप वहाँ देख लीजिएगा। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, ठीक है, और वो कौन सी सांद्रता निर्भर करती है ये चीज़ प्रायोगिक होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है, लैब में ही करके देख सकते हो। थ्योरेटिकली उस चीज़ को एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते। सपोज कीजिए A के x मोल अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में भाग ले रहे हैं और B के y मोल अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ जहाँ x और y A और B के बराबर भी हो सकते हैं, मतलब A के कितने मोल थे, स्मॉल a मोल थे, भाग कितना लिया उनमें से x मोल, इसका मतलब ये x A के बराबर भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यदि हम देखें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A की पावर x के B की पावर y के, जहाँ x तथा y A और B के बराबर भी हो सकता है और कम भी, तो y की गणना प्रायोगिक तौर पर की जा सकती है। जो x और y हैं इनकी गणना प्रायोगिक तौर पर की जा सकती है। तो रेट हमारे पास आया, रेट = K, यानी जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक नेतांक आ जाता है जो क्या है यहाँ पर K है। तो R = K, A की पावर x और B की पावर
y। देखिए समीकरण जो यहाँ पर एक है ये वेग व्यंजक है, जहाँ k वेग स्थिरांक है। यदि अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो, अभिकारक कौन है यहाँ पर a और b, यदि यहाँ आप अभिकारक देखें तो अभिकारक कौन है a और b, यदि इन a और b के जो सांद्रण है वो इकाई हो, इकाई से मतलब 1 मोल पर लीटर, यानी a की पावर x और b की पावर ये जो x है ये 1 मोल पर लीटर और ये 1 मोल पर लीटर, तो समीकरण 1 के अनुसार R = K। अतः निश्चित ताप पर किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया का वह वेग है जब उस अभिक्रिया के अभिकारकों का सांद्रण इकाई हो। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ से ये मेन बिंदु स्टार्ट हो रहा है, अभिक्रिया की आणविकता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए किसी भी सरल अभिक्रिया की जो आणविकता है वो उसके अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है थ्योरेटिकली, यानी इस रिएक्शन में यदि आप देखें, इस रिएक्शन में यदि आप देखें तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 ले रहा है, आणविकता 1 हो गई। इसमें देखें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, आणविकता 2 हो गई। इसमें कितने ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, इसकी आणविकता 3 हो गई। तो आणविकता को आप रिएक्शन देखकर ज्ञात कर सकते हैं सरल अभिक्रिया के लिए। जटिल अभिक्रिया के लिए आणविकता आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि जटिल अभिक्रिया कई पदों में संपन्न होती है, तो सरल पद, प्रत्येक सरल पद की आणविकता अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक जो सरल पद है उसकी आणविकता अलग अलग होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं किसी संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। यानी किसी संतुलित प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो अणु हैं उनकी कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 = N2 + 2H2, आणविकता कितनी हो गई, 1। यहाँ पर 2HI है तो आणविकता कितनी होगी, 2। अच्छा, जिसकी आणविकता 1 है उस अभिक्रिया को एकाणुक अभिक्रिया या यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जिसकी आणविकता 2 है उसे द्विअणुक अभिक्रिया या बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। जिसकी आणविकता 3 है उसे त्रिअणुक या ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। तो अभिक्रिया को इस प्रकार से आप यहाँ पर बांट सकते हैं। अब आणविकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए, वे जटिल अभिक्रियाएं जिनके स्टोइकियोमेट्री समीकरण में 3 से अधिक अणु होते हैं वे 1 से अधिक पदों में होती हैं। यानी जिनकी आणविकता आपको दिखाई दे कि 3 से ज़्यादा है, समझ लीजिए वो कई पदों में संपन्न हो रही होंगी। अभिक्रिया की आणविकता थ्योरेटिकल वैल्यू है, यह सदैव पूर्णांक होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है, यह धनात्मक होती है। ठीक है, इसका मान शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्न राशि नहीं हो सकता। जटिल अभिक्रियाओं में व्यक्त भिन्न भिन्न पदों की आणविकता भिन्न भिन्न हो सकती है। जो जटिल अभिक्रियाएं हैं इनमें व्यक्त जो भिन्न भिन्न पद है उनकी आणविकता भिन्न भिन्न हो सकती है। तो इस प्रकार हमारी जो आणविकता है समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि की, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। माना अभिक्रिया, हमारे पास जो रिएक्शन है AA BB CC DD, ठीक है, का वेग अभिकारक अणु A व B की घातांक m1 व m2 पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ यदि आप अभिक्रिया का वेग लें, इस अभिक्रिया का वेग A और B की घातांक किस पर निर्भर कर रहा है, m1 और m2 पर, जबकि मोल कितने थे A और B। यानी एक्सपेरिमेंटली m1 और m2 मोल ही, A के m1 और B के m2 मोल ही अभिक्रिया के वेग के निर्धारण में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो R = क्या हो गया, K A की पावर m और B की पावर m2। ठीक है, जहाँ ये जो m1 और m2 हैं ये अभिक्रिया की कोटि है। यानी अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद कौन सा है, ये वाला, ये वेग निर्धारण पद है। इस वेग निर्धारण पद में भाग लेने वाले जो अणु हैं उनके जो मोल है, उनका जो योग है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अर्थात अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि होता है। यानी अभिकारकों की वेग समीकरण कौन सी थी, रेट लॉ।
रेट लॉ क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली होता है, थ्योरेटिकली उसका कोई लेना देना नहीं होता है, वेग नियम, ठीक है। तो अभिक्रिया की वेग समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि होता है। चलिए, अब आई होप आपके ये समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य। अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मान है जिसे रासायनिक समीकरण देखकर कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ कि जो अभिक्रिया की कोटि है थ्योरेटिकल नहीं है, प्रायोगिक है। प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसे हम करके देखें स्वयं। दूसरा पॉइंट है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य, पूर्णांक, भिन्न, धनात्मक, ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। इसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। मान लीजिए अभिक्रिया कोटि है शून्य, तो होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया, तो इसका वेग होगा R=K⁴। मान लीजिए अभिकारक है A, तो उसकी घात 0, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता। A क्या है? ये A जो ब्रैकेट में बंद है, यहाँ हमने ये जो A लिया है और इसे ब्रैकेट में बंद हमने किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A की सांद्रता, मोलरता, मोल पर लीटर, ठीक है, कंसंट्रेशन। जैसे हम कोई सामान से वस्तु लेने जाते हैं तो उसे हम किस तरीके से लाएंगे? ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है, कुंटल में, कि जो 5 किलो आलू दे दो भाई। समझ में आ रही बात? ऐसे सांद्रता की इकाई है मोलरता, ठीक है। तो उसको हम ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, ब्रैकेट लगा होगा, तो यहाँ R=K⁴। इसका मतलब वह अभिक्रिया जिसमें वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ना करे। A⁴ का मतलब उस पर निर्भर ना करे, क्या कहलाता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरी जो हमारे पास अभिक्रिया है, दूसरी अभिक्रिया देखिए प्रथम कोटि की है, ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया R=K⁴ यदि A⁴ होगा तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, A⁴ होगी तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार ये अभिक्रियाएँ होती हैं। अब नंबर 3 पर है हमारे पास के जटिल अभिक्रियाएँ जो एक से अधिक पदों में होती हैं। अभिक्रिया की कोटि अभिक्रिया के मंद पद से निर्धारित होती हैं क्योंकि मंद पद ही अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है कि यदि आपके पास कोई जटिल अभिक्रिया आ जाए तो वहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि है उसे केवल वो पद निर्धारित करेगा जो कि मंद पद है, क्योंकि अभिक्रिया का वेग केवल मंद पद के द्वारा निर्धारण होता है। यहाँ आप इस चीज़ को एक छोटे से एग्जाम्पल के द्वारा ज़रूर समझें, इस चीज़ को विशेष रूप से वीडियो को बार बार पीछे करके इस चीज़ को सुने। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, मान लीजिए कोई कंपनी एक साइकिल बनाती है, वहाँ 1 घंटे में 20 हैंडल, 20 पहिए, 20 कैरियर, सारी चीज़ें 1 घंटे में 20 बननी हैं। लेकिन जो चैन वाला डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा मक्कार है, या उसकी जो बनने की जो कैपेसिटी है थोड़ी सी कम है, वो 1 घंटे में केवल 10 चैन बनाता है। तो आपसे यदि पूछा जाए तो 1 घंटे में कितनी साइकिल तैयार होंगी? 20? क्या 20 तैयार हो जाएंगी? हम कहेंगे नहीं होंगी, क्योंकि चैन तो 10 ही बननी है 1 घंटे में। तो केवल हमारे पास जो कंप्लीट साइकिल होंगी वो 10 होंगी, ना कि 20। तो यानी अभिक्रिया का वेग किसने निर्धारित किया? जो 20 बना रहे थे, जो तेज काम कर रहे थे, उन्होंने निर्धारित किया, या जो मंदे चल रहे थे उन्होंने निर्धारित किया? मंद पद ने अभिक्रिया के वेग का निर्धारण किया कि जी इतनी साइकिल बनेंगी 1 घंटे में। उस मंद पद ने ये बता दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही अभिक्रिया की कोटि है। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण मंद पद से होता है, क्योंकि अभिक्रिया के वेग का निर्धारण भी मंद पद के द्वारा ही होता है। तो जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं, जो एक से अधिक पदों में होती हैं, उनमें अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण केवल मंद पद से होगा। अब हमारे पास एक पॉइंट आता है आभासी एकाणुक अभिक्रिया। आभासी एकाणुक अभिक्रिया यानी सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया की कोटि 1 और उनकी आणविकता हो 2 या 2 से अधिक। कोटि 1 और आणविकता 2 या 2 से अधिक, ऐसी अभिक्रियाएं सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन या आभासी, आभासी मतलब केवल आभास हो रहा, वास्तव में ऐसा है नहीं, आभासी एकाणुक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल है, उससे पहले हम बता देते हैं कि किसी अभिक्रिया में किसी अभिकारक के नीचे यदि अधिक्य लिखने का अर्थ क्या है। यदि आपके पास कोई अभिक्रिया है, उसमें किसी अभिकारक के नीचे अधिक्य लिख दिया, तो उसका अर्थ है कि अभिकारक के साथ कोटि 0 है।
और शेष अभिकारकों का गुणांक ही उनकी कोटि होगा। जैसे 3a+b है, b क्या है, अधिकतम है, बना क्या हमारे पास, उत्पाद। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो यहाँ हमारे पास क्या बना, उत्पाद बना। तो इस कंडीशन में ये जो b है ये किस चीज़ में है, अधिक्य में है। अधिक्य में जब कोई अणु होता है तो वहाँ ये अभिक्रिया के वेग का निर्धारण नहीं करेगा। तो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण कौन करेगा, 3a करेगा, b करेगा ही नहीं। तो अभिक्रिया के वेग में इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा ही सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या आभासी एकाणु का अभिक्रिया में होता है। इस आभासी एकाणु का अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ एथिल एसीटेट का उदाहरण लिया है, इसमें 2 अणु हैं तो इसकी आणविकता कितनी हो गई, 2 हो गई। एक एथिल एसीटेट है और एक जल है। और जल जो होता है वो हमेशा अधिक्य में ही होता है। जल तो जहाँ भी हो वो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करेगा ही नहीं। तो यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एथिल एसीटेट के अणु पर निर्भर करेगा, इस H2O पर निर्भर नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो वेग इक्वल टू क्या होगा, R इक्वल टू K CH3CO2H5, कोटि कितनी होगी, 1, आणविकता होगी 2। तो ऐसी अभिक्रिया आभासी एकाणु का अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।